हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ गौरव। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इंडियन इकोनॉमी का सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इसमें हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है। उसके बाद पीवाई क्यूज भी हम लोग यूपीएससी का सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पीवाई क्यूज करेंगे। ठीक है। वेट, ये यूपीएससी का पीवाई क्यूज है, इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विथ some important concept first. After then we will discuss the questions. Okay, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है, मतलब यही देखा जाता है कि इकोनॉमी पहले किसको बोलते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमी एक ऐसा स्टडी है, इकोनॉमी इज a study where we learn how to use the scarce resources। स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज़ किया जाता है, और वही हम लोग इसमें मेनली देखते हैं। तो आपको लगता होगा कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ आर सो पुअर, और उसके सामने आप यूएस को देखेंगे, लैटिन अमेरिकन कंट्री जो भी कंट्रीज़ हैं वो भी पुअर है, और यूएस को देखेंगे तो काफ़ी रिच है। हालांकि जब आप अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो वो मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। अफ्रीकन कंट्रीज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। रिच होने के बाद भी, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, उसके बाद भी क्यों पुअर है वो? क्योंकि उन्होंने रिच इन मिनरल है, उसके बाद भी पुअर हैं उन लोग, क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबली यूज़ नहीं किया है। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज को। और वही आप वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा, यूके में जाइएगा, यूरोपियन यूनियन में जाइएगा, तो उन्होंने अपने रिसोर्स के प्रति वो लोग इतना जागरूक हैं कि वो लोग, मतलब आउटसाइडर को, अब तो यूएस में थोड़ा बहुत अलाउ हो गया है, लेकिन अभी भी वीज़ा इशू है, ग्रीन वीज़ा इशू है। तो खास करके यूरोपियन कंट्रीज डजेंट वांट कि उनके रिसोर्स पे कोई आके उनका हक छीने, उनका रिसोर्स छीने। तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही दिया गया है कि इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। यही बात बताया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जापान इतना रिच क्यों है। ठीक है। लैटिन अमेरिका पुअर क्यों है, यही बताया गया है इसमें। तो ये जो रिच कंट्री है वो इफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। लैंड, अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। ओके। तो उसके हिसाब से जो भी है मैक्रो इकोनॉमी हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग को कंट्री लेवल पे, जैसे सच एज जीडीपी, बिहार के सेंस में हम लोग जीएसडीपी को भी देखेंगे। ठीक है। और क्या, कैसे ये जो कि हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल इज़ ए पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी स्टडी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ वेरिएबल्स कंट्री लेवल पे हम लोग यही सब चीज़ पढ़ेंगे। और
ये जो हम लोग यूपीएससी और ख़ास करके बीपीएससी का भी जो सिलेबस है ना, बीपीएससी का भी सिलेबस है, वो रिलाई करता है मेनली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है। तो हम लोग साथ में जोड़ के दोनों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्री प्रॉब्लम्स। देखो, एवरी ह्यूमन सोसाइटी में जो है ना, वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है ना, वो किस चीज़ पे रिलाई करता है वो हम लोग देखेंगे। व्हाट, हाउ एंड फॉर whom, मतलब क्या प्रोडक्शन करे, क्या प्रोडक्शन करे, ठीक है, और कैसे करे, ठीक है, और किसके लिए करे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो व्हाट कमोडिटीज़ आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ए सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस सेल इट विल मेक, ठीक है। तो क्या किसको टी शर्ट लेना है, किसको पिज्ज़ा लेना है, किसको किताब लेना है, किसको कॉपी लेना है, ये सब डिटरमाइन, तीन चीज़। पहला तो व्हाट, क्या, फिर कैसे, और किसके लिए, और कैसे प्रोड्यूस्ड होगा वो गुड, ठीक है। तो उस सोसाइटी में डिटरमाइन करेगा कि व्हाट विल द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगा, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, या तो ऑयल से जनरेट हो रहा है, क्या कोल से जनरेट हो रहा है, क्या ग्रीन एनर्जी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। हाइड्रो पावर से हमको करना है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे होगा वो सोसाइटी ही डिटरमाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद फॉर whom आर गुड्स टू बी प्रोड्यूस, तो हु गेट्स द ईट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी बोला जा रहा है। तो कौन किसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम एंड वेल्थ का, ठीक है, और किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको टीचर को ज़्यादा इनकम होगा, कि एंटरप्रेन्योर को होगा, कि इंजीनियर को होगा, ये डिसाइड ही सोसाइटी ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग इकोनॉमी सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग बेसिकली मार्केट इकोनॉमी इसका पार्ट है, उसके बाद क्या पार्ट है, कमांड इकोनॉमी पार्ट है। मार्केट इकोनॉमी में ना फ्री छोड़ दिया जाता है मार्केट पे, कि मार्केट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस एंड फॉर whom विल बी प्रोड्यूस। तो मार्केट पे डिमांड एंड सप्लाई जो है मार्केट पे डिपेंड करेगा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत लेस होगा, यही इसमें बोला जा रहा है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंक्रीजिंगली अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट इकोनॉमिक क्वेश्चन आर सेटल्ड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म से सेट किया जाता है। हिंस देयर इकोनॉमी सिस्टम आर कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच इंडिविजुअल एंड प्राइवेट फर्म्स मेक देयर मेजर डिसीजन, जैसा कि हमने बताया, अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो यही है, अभी हम लोग देख ही लिया कि कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा लेगा, कौन किसको फ्रूट्स मिलना चाहिए इकोनॉमी का, वो हम लोग देख ली। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, द टर्म इज़ लेज़र फेयर इकोनॉमी। लेज़र फेयर इकोनॉमी एक एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें गवर्नमेंट अपना हैंड्स जो है वो ऑफ कर लेती है, तो बोलती है कि मैं कुछ इंटरवेन नहीं करूँगा मार्केट में, ठीक है। तो मैं कुछ इंटरवेन नहीं करूँगा मार्केट में, नो इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये जो है वो लेज़र फेयर इकोनॉमी उसको बोलता है। और एक होता है कमांड इकोनॉमी, सीधे इसका कॉन्ट्रास्ट है, सीधे उसका उल्टा है, जिसमें गवर्नमेंट विल टेक एवरी डिसीजन, विल टेक एवरी डिसीजन, इसमें किसमें, कमांड इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम टाइप का इकोनॉमी है, अगेन, जिसमें गवर्नमेंट विल पुट हैंड ऑन, नॉट ऑफ, ओके। सो नाउ वी विल मूव टू अनदर। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो इंडिया इज़ what type of economy? India is mixed type of economy, where the socialist principle is also involved and capitalist principle is also involved, ठीक है। कैपिटलिस्ट में मेनली मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में एज लाइक चाइना है, उसका खाने का दाँत कुछ और, दिखाने का कुछ और, लेकिन वो भी कैपिटलिज्म पे ही एक तरह से चल रहा है, लेकिन उसमें जो है स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मार्केट इकोनॉमी देखा हमने, और क्या देखा, कमांड इकोनॉमी देखा। तो ये जो है दोनों का मिक्स्ड है, मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी का मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और देखो, ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो वी फॉलो द मिक्स्ड पॉलिसी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम लोग किस तरह का पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो मिक्स टाइप का पॉलिसी फॉलो करते हैं। जैसे कि यूएस इज़ कैपिटलिस्ट कंट्री, अभी आप फॉलोइंग द यूएस। जब भी एक्चुअली दो गवर्नमेंट, जैसे कि कांग्रेस जब भी आती है ना,
तो कांग्रेस इज़ जस्ट लाइक सेंटर, वो थोड़ा सा सोशलिस्ट पैटर्न पे उसका शुरू से ये रहा है, तो वो उस बेसिस पे थोड़ा उसका इकोनॉमी इंक्लाइंड होता है सोशलिस्ट की तरफ। जब भी बीजेपी लेड एनडीए लेड गवर्नमेंट आती है तो उसका फोकस विल बी ऑन कैपिटलिज्म। ओके, नाउ वी विल मूव टू द फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या होगा, वन इज़ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, ऑल द एंटरप्राइजेज, जो भी एंटरप्राइजेज होंगे ओन बाई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे कि आरआईएल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अदानी का फर्म हो गया, जो भी है ये प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन ना एक चीज़ है, जो भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एक्सटर्नल जो भी हाउस होल्ड सेक्टर हो, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि आप कहीं किसी फर्म में टीच करने जा रहे हो, किसी फर्म में आप जॉब करने जा रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब करने जा रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो यू फर्स्टली बिलोंग टू हाउस होल्ड सेक्टर, आफ्टर देन यू बिलोंग टू अनदर एंटरप्राइज है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जैसे कि आप एसडीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करोगे। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम बनोगे करोगे एसडीएम बन के, लेकिन आप बिलोंग तो करते हो हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है। तो ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, एक बार हम लोग इसको क्विकली देख लेते हैं। ऑल द एंटरप्राइजेज owned by the private individual or group of individual belong to private sector। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर consist of companies, firms, enterprises which are not owned by government। अब गवर्नमेंट सेक्टर में देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वही है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिफेंस, अभी मैंने बताया, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाएंगे, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी हो गया, तो ये सब जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में आ जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु नॉर्मली लिव टुगेदर और कॉमन फीचर को शेयर करते हैं। जैसे आपका घर हो गया तो वो हाउस होल्ड जितने भी मेंबर हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ऑल देखो मैंने बताया ऑल द ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि जॉन है, कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है और ये बिलोंग करता है हाउस होल्ड सेक्टर से। तो इकोनॉमी कुछ नहीं है यार, सो सिंपल है। मैं इसको अच्छे से, थोड़ा समय होता तो मैं और अच्छे से समझाता, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन करके ले जाएंगे। ओके, नाउ एक्सटर्नल सेक्टर, दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ये भी बिलोंग करेगा किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से ही बिलोंग करेगा ना। ओके, तो फर्स्ट में सर ने यहाँ पे देखो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सिंह सर, जो इस बुक मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सिंह सर। ओके, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का बात किया गया है। देखो प्राइवेट सेक्टर में है ना, इंटरप्राइजेज है, कोई भी इंटरप्राइजेज है, फर्म है, मान लो कोई कंपनी है, बुक बनाने वाले ही कंपनी है, या फिर शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसमें क्या होगा ना, सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर होगा, एंटरप्रेन्योर का ही दिमाग होगा ना, उसके बेसिस पे ही फर्म का कंसेप्ट आया होगा। उसके बाद उसमें क्या लगेगा, एंटरप्रेन्योर के बाद, एंटरप्रेन्योर मान लो कि तुम हो एंटरप्रेन्योर, उसके बाद तुमको लगेगा कैपिटल। कैपिटल क्या, कैपिटल एज ए फिजिकल गुड, कोई भी मशीन लाना पड़ेगा ना कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अब बुक ही बनाना है तो प्रिंटर तो लाना पड़ेगा ना तुम्हें, तो उसके लिए क्या लगेगा, कैपिटल। कैपिटल कैपिटल अभी हम लोग देखेंगे कि किसको बोलते हैं कैपिटल, एक तरह से आप मान के चलो तो उसी को। और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज लगेगा। अब भाई नेचुरल कहीं पे भी प्लांट लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, लैंड, और क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, कोई भी चीज़, जैसे पानी ही यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई मिनरल्स ही यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे बुक के लिए अगर मान लीजिए बुक बना रहे हो तो उसके लिए जो पेपर होगा वो तो रॉ मटेरियल ही होगा ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। लेबर जो उसमें काम करेंगे, अकेले तो सब काम कर नहीं लोगे तुम तो एंटरप्रेन्योर हो। ओके, तो लेबर, अब देखो सब कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हो, कोई फ्री में काम नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर विल टेक प्रॉफिट, एज यू आर एंटरप्रेन्योर तो यू विल टेक प्रॉफिट। कैपिटल विल टेक इंटरेस्ट, कैपिटल क्या लेगा, इंटरेस्ट। कोई भी अगर मान लो बिल्डिंग में है, या फिर मशीन है, कुछ भी है, तो वो क्या है, बिल्डिंग तो एज सच लैंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, बिल्डिंग इज कैपिटल पे, तो कैपिटल इंटरेस्ट लेगा। और लैंड क्या लेगा, रेंट। भाई रहते हो कहीं पे घर है तो उसमें रेंट ही देते हैं ना हम लोग। मान लो कहीं रूम लेकर रह रहे हो तो तुम भी कहीं पे दुकान लोगे या कुछ फैक्ट्री लगाओगे तो उस पर तो रेंट देना पड़ेगा। उसी तरह से समझ लो कि नेचुरल रिसोर्सेज विल टेक रेंट। ओके, सो और लेबर विल टेक वेजेज, वेजेज सैलरी लेगा। ठीक है, लेबर क्या लेगा, सैलरी लेगा। ठीक है, तो
अब ये सब मिलके कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट देंगे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं कितना टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। सेकंड वर्ड इज फाइनल गुड। फाइनल गुड को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, वन इज कंजम्पशन गुड, अनदर इज कैपिटल गुड। कैपिटल गुड में क्या हो जाएगा, जैसे कि सर ने एग्जांपल लिया है ट्रैक्टर का, तो कैपिटल गुड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम अगर कार ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो और उसको खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो कंजम्पशन गुड में आ जाएगा, ड्यूरेबल गुड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही कार तुम ओला के लिए सर्विसेज के लिए या उबर सर्विसेज के लिए ले रहे हो, तो वो कैपिटल गुड हो जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड किसको बोलते हैं, जो फर्दर एक्ट एज ए इनपुट करे, ठीक है। जैसे रोल्ड स्टील का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब रोल्ड जो स्टील है, उसका जो स्टील का चादर जो है, उसका तो डायरेक्ट यूज तो नहीं होता है। या तो उसको दरवाज़ा बनाने में करोगे, या तो उसको ऊपर छत के ऊपर लगाने में, टेम्पररी छत के ऊपर लगाने में करोगे, या तो गेट बनाने में करोगे, कुछ में भी करोगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा फाइनल गुड। फाइनल गुड का दो टाइप देखा हमने, वन इज कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन में ड्यूरेबल होगा, जैसे कि जिसका 2-3 साल से ज़्यादा, जैसे टीवी हो गया, कार हो गया, ये ड्यूरेबल गुड हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड, जैसे कि कपड़ा हो गया, ठीक है, खाने का कुछ आइटम हो गया, वो नॉन ड्यूरेबल, उसका लाइफ जो होता है लेस देन 3 ईयर्स होता है। और सर्विसेज जैसे एजुकेशन, अगर मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और ये पेड होता, तो ये सर्विसेज हो जाता, ठीक है। तो ये कंजम्पशन गुड होता, तो सर्विसेज इज ए कंजम्पशन गुड, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फाइनल गुड कैन बी क्लासिफाइड इन टू थिंग्स, वन इज कंजम्पशन गुड, वन अनदर वन इज कैपिटल गुड, ठीक है। इसी को यहाँ समझाया गया है। अब एंटरप्रेन्योर मैंने बता दिया कि एंटरप्रेन्योर क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ये भी मैंने बता दिया। कैपिटल क्या होगा, कैपिटल जो है ना फिजिकल होगा, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल। अब बताओगे फिजिकल कैपिटल क्या होगा। फिजिकल कैपिटल जैसे कि एक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा है वॉशरमैन, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तुम एंटरप्रेन्योर बोला कि दुकान खोल रहे हो, सॉरी प्लांट लगा रहे हो, ये हम बुक पब्लिश करेंगे, तो तुम क्या हो गए, तुम्हारा ये इंटेलेक्ट था। फाइनेंशियल, तुम पैसा डाले उसमें, ठीक है, कि बिजनेस को कुछ तो कैपिटल लगेगा ना यार, ऐसे ही थोड़ी खुल जाएगा, तो वही है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने जैसे कि बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या लेगा, रिटर्न लेगा, रेंट लेगा, यही बताया गया है। और ये मैनमेड प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। नेचर में मिलता है, उसी को मिनरल्स हो गया, जो भी लैंड हो गया, जो नेचर में मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वी विल मूव टू लेबर। लेबर पार्ट, इट इज़ ए ह्यूमन लेबर विच इज़ ए फिजिकल, मेंटल, इट कैन बी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या लेगा, ये लेगा वेजेस, ओके राइट। नाउ वी विल मूव टू टाइप ऑफ गुड्स, हमने देख लिया ये सेमी फिनिश्ड गुड होता है। अभी हमने स्टील का चादर को देखा था कि कैसे इसको फर्दर इनपुट ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। देखो मैंने बताया फर्दर प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस में कन्वर्ट करके फाइनल गुड बनाया जाता है इससे। फाइनल गुड में हमने देखा कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड में ड्यूरेबल देखा, ड्यूरेबल में क्या देखा, ड्यूरेबल में हमने देखा कि मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है, ओके। नॉन ड्यूरेबल में क्या देखा, लेस देन, इसमें लेस देन 3 ईयर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, क्लोथिंग हो गया। उसके बाद सर्विसेज में क्या देख लिया मैंने, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, ये हो गया, ओके। और अनदर पार्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स से पर्टिकुलर गुड विल बी कैपिटल नेचर ओनली द प्रोसेस द 3 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा डेप्थ में सर ने बताया। तो इट इज ए प्रोड्यूस ड्यूरेबल गुड, durable output of a man-made process, okay. It again act as a input for the further production process. While acting as an input, it does not get transformed or consumed, ठीक है। जैसे कि ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया था, तो वो ऐसा थोड़ी है ना कि ट्रैक्टर को यूज़ करोगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वियर एंड टियर होगा, डिप्रिसिएशन होगा, तो उसका टायर घिसेगा, उसका और भी अंदर का मशीन घिसेगा, उसका अलग अलग कुछ चेंज होगा, तो इसी चीज़ में है, ठीक है। तो यही चीज़ को समझाया गया है और कुछ नहीं। फिजिकल कैपिटल देखो यहाँ पे बताया गया, फिजिकल कैपिटल कैपिटल गुड्स। उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल मनी, एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गया, ओके। नाउ वी विल मूव टू कंजम्पशन कैपिटल में सर ने ये बताया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि तुम कार खरीद रहे हो, अगर कार तुम खुद के लिए खरीद रहे हो तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन, और वो क्या होगा, लेस देन 3 ईयर वो चलेगा, तो ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेबल हो जाएगा, सॉरी ड्यूरेबल हो जाएगा, ओके। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम
हो जाता है कभी-कभी, ओके कोई बात नहीं। तो वो उसमें क्या होगा कि जब हम कार खरीद रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट विल बी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड। अगर वही ओला कंपनी खरीद रही है तो दैट विल बी कैपिटल गुड। अगर हम वॉशिंग मशीन घर में खरीद रहे हैं कपड़ा धोने के लिए तो कंजम्पशन गुड इन ड्यूरेबल नेचर। लेकिन अगर वही वॉशरमैन खरीद रहा है कपड़ा धोने के लिए तो दैट विल बी एक्ट एज ए इंटरमीडियरी गुड, और उसके लिए इंटरमीडियरी होगा, और वो उसके लिए कैपिटल गुड होगा, ठीक है, कैपिटल गुड भी होगा उसके लिए, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं कैपिटल गुड होगा, ठीक है। अब इंटरमीडियरी गुड का एग्जांपल लेते हैं। इंटरमीडियरी गुड में यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि मान लो कि तुम चाय खरीदते हो, तो ये तुम चाय खरीदते हो तो कंजम्पशन गुड की तरह उसको कंजम्पशन चाय बना के पी जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाय वाला बेचता है चाय, तो उसको क्या करता है, वो इंटरमीडिएट गुड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड की तरह वो एक्ट करता है, यही इसमें समझाया गया और कुछ नहीं है। नाउ वी विल मूव टू इन्वेस्टमेंट पार्ट। इन्वेस्टमेंट में क्या बताया गया है, देखो इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं ना कि वो एक तरह का ना, वो जो भी फर्दर आउटपुट हुआ, ठीक है, फर्दर आउटपुट का वैसा पार्ट जो फर्दर इन्वेस्टमेंट में चला जाए, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट में चला जाए, ठीक है, वैसा पार्ट आउटपुट का जो कि फर्दर एक्ट करे इन्वेस्टमेंट की तरह। चलो देखते हैं। दैट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट विच कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट है वो कंप्राइज हो फिजिकल कैपिटल गुड्स से, उसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री इज नॉट मेजर एज मनी पुट इन बिजनेस और एनी इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मान लो कि तुम पैसा डाल दिए किसी कंपनी में, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा आउटपुट जो फिजिकल गुड्स को मतलब कंप्राइज करे, ठीक है, फिजिकल गुड दैट पार्ट ऑफ आउटपुट। बस डायग्राम में समझाया गया ये चीज़ कि एक फैक्ट्री है 1 लाख का, और वो जो है 700 का कंजम्पशन गुड। मान लो कि बर्गर ही ले लो एग्जांपल, यार सर को बर्गर शायद अच्छा लगता, तो बर्गर 700 का कंजम्पशन गुड हो गया, और 300 का वो मशीन कुछ बना रहा है कैपिटल गुड। तो क्या हो गया, ये हो गया 1000 रुपये का आउटपुट। यही 1000 रुपये का आउटपुट को जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। और इसी को 700 रुपये का कंजम्पशन गुड हो गया और 300 रुपया का कैपिटल गुड। तो ये फर्दर एक्ट जो कैपिटल गुड है ना, यही इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो इसमें समझाया गया है कि अगर कोई कंट्री, ठीक है, मान लो यही चीज़ समझाया गया है कि 700 जो है, मान लो कि जीडीपी है, और जो है इसमें से कंजम्पशन गुड 300, सॉरी कैपिटल गुड 300, कंजम्पशन गुड 700, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1000 का कितना हो गया, 1000 रुपये का गुड प्रोड्यूस कर रहे थे ना हम लोग। 1000 में से 700 हो गया कंजम्पशन और 300 हो गया कैपिटल, ठीक है, 300 कैपिटल। तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि ये कितना हो गया, 1000 का कितना हो गया 300, 1 मिनट, 300 1000 का कितना हो गया 30%, ठीक है। तो यही हो जाएगा 30% जो है हमारा वो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वी विल मूव। और यहाँ पे देखेंगे यही चीज़ को इन्होंने समझाया है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मशीनरी प्लस इक्विपमेंट प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नेट एक्विजिशन ऑफ द वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जेम्स स्टोन्स चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री, यही और कुछ नहीं इसमें। नेट इन्वेस्टमेंट यही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। जहाँ पे भी नेट का बात आएगा ना, नेट का बात आएगा तो कुछ नहीं समझना हो वहाँ पे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कुछ डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट, ओके। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो किस तरह से इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया का उसका ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट देखो 2015-16 में 28.70% था, उसके थ्रू और फिर बढ़ता है घटता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट इन इंडिया as percentage of GDP has continuously increased, तो in last 5 year,
तो उसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगर लास्ट 4 ईयर्स बोल देगा तो यस हो जाएगा। देखो कैसे कि जैसे कि यहाँ पे 2020-21 में देखो 27.3% था। उसके बाद देखो 2021-22 में 29.60% था। उसके बाद 30.07% था। उसके बाद 30.80% था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है 4 साल में पिछला जो है बढ़ रहा है। लेकिन 2019-20 में एक टाइम 28.50 था, उसके बाद फिर घटा, फिर बढ़ा। जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा ना कंटिन्यूअसली 5 ईयर से इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे याद करने का एक ही चीज़ है कि अभी का इन्वेस्टमेंट 30.80% है। और अभी हमने बताया जैसा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ फाइनल इनपुट, अगेन दैट पार्ट ऑफ फाइनल इनपुट विच कंप्राइजेज ऑफ कैपिटल गुड। ओके, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जितना भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी विल फ्लरिश। ओके, वही सस्टेनेबल होगा। ठीक है, उसके लिए भले ही कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होना ज़रूरी है कि उस कैपिटल जो है वो काफ़ी इफिशियंट हो। उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है, इतना लंबा सारा दिया हुआ है, लेकिन इससे समझने का चीज़ यही है कि तुम हो हाउस होल्ड सेक्टर, तुम कोई इंटरप्राइजेज में काम कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा फैक्टर है, एज यू आर एक्टिंग एज अ फैक्टर। तो फैक्टर में तुम ही सब कुछ, तुम ही लेबर हो। ठीक है, तुम ही इंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, और तुम्हारा ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, और तुम्हारा ही कुछ जो है क्या होगा, तुम्हारा ही कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ चारों जब यहाँ से मिलते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर। फ्रूट ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज विल बी टेकन बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और वेजेस कौन लेगा? लेबर। और रेंट कौन लेगा? तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रेंट लेगा। और इंटरेस्ट कौन लेगा? तो इंटरेस्ट लेगा कैपिटल। ठीक है, इसको रट ही लेना यार, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार चीज़ आएगा। तो इसके बदले क्या ये फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले कंपनी क्या दे रहा है? अगर ये फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले कंपनी इसको पेमेंट दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। सो सिंपल। ठीक है, और उसके बदले में अब कंपनी भाई कुछ तो बनाएगी ना। तो कंपनी ये बर्गर बना रही है, चलो 100 रुपये का बर्गर बना रही है। अब इसको खरीदेगा कौन? इसको भी तो तुम ही खरीदोगे ना भाई। दे दो 100 रुपये इसको। ठीक है, बदले में ये तुमको दे दिया बर्गर, लो। मतलब यही सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने बताया कि अगर यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर अगर अगर एक्सटर्नल सेक्टर प्रेजेंट नहीं हो तो। ओके, चलो इसमें यही समझाया गया और कुछ नहीं समझाया गया। हाँ, अब देखो नेक्स्ट में केस 2 में इन्होंने यही बताया है कि मान लो कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है 70 रुपया का ही बर्गर खरीदना चाहता है और 30 रुपया वो सेव करना चाहता है। तो अभी बताया ना 30 रुपया सेव करना है, तो सेविंग कहाँ जाएगा? सेविंग विल एक्ट एज अ कैपिटल फॉर द enterprises. ओके, सो लेट्स सी फ्रूट डायग्राम। देखो फैक्टर सर्विसेज दिया, ओके सेम चीज़ है। बदले में क्या मिला? प्रॉफिट, वेज, रेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ये गया कि हमको दे दो बर्गर, लेकिन हमको 70 रुपया का ही बर्गर खरीदना है भाई। तो 70 रुपया का बर्गर खरीदेगा तो कंपनी 100 रुपये का बर्गर क्यों बनाएगी? 30 रुपये का बर्गर सड़ा के फेंकना थोड़ी है उसको। तो उसके बाद 70 का ही बनाएगा। अब बच गया क्या? अब बच गया हाउस होल्ड के पास 30 रुपया सेविंग। ये सेविंग कहाँ डालोगे तुम? बैंक में डालोगे। बैंक क्या करेगी? लेंड करेगी किसको? एंटरप्राइजेज को। और इंटरप्राइजेज उसके बदले में कैपिटल गुड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जितना सेविंग होगा इकोनॉमी में उतना ही अच्छा है। यहाँ देखो इसमें यही बताया गया है, इफ द हाउस होल्ड सेक्टर बाइज ओनली 60 कंजम्पशन गुड एंड सेव 40, देन the enterprises will produce are 60 consumption goods for the household sector, and 40 goods will be produced for the private sector, which will be capital goods। और कुछ नहीं है, 60-40, 70-30 जैसे समझना है समझ लो। अब now we will move to the gross domestic product, which will be very important as per exam is concerned। अब देखो जीडीपी किसको बोलते हैं पहले, ठीक है। तो जीडीपी हम लोग समझते हैं अच्छे से एक फ्रेश पेज में। ओके, देखो जीडीपी जो है ना वो
फाइनल फाइनल वैल्यू वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, ठीक है, विद इन ए टेरिटरी ऑफ कंट्री इन जनरली इन 1 ईयर। ओके, तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए टेरिटरी जनरली इन 1 ईयर। यही यही यहाँ पर दिया गया है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो प्रोड्यूस किया जाए, जो वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो होगा जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने का 3 मेथड दिया गया, एक प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिशन मीन्स कि समथिंग यू आर एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। अब सपोज करो कि एक दुकानदार जो है वो मैगी बेच रहा है, वो मैगी होलसेल से मान लो कि 10 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। मैगी का प्राइस कितना है? मैगी का प्राइस इज़ 14 रुपीज़, ठीक है। तो मैगी का प्राइस इज़ 14 रुपीज़, तो 4 रुपया जो है ना वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, वो दुकान में बैठ कर जो टाइम दे रहा है ना, वही हो गया वैल्यू एडिशन। सपोज करो आईटीसी ब्रेड बना रही है, ठीक है, आईटीसी ब्रेड बना रही है। वो ब्रेड मान लो कि वो 10 रुपये का व्हीट खरीदती है, और 10 रुपये का व्हीट खरीदती है और उसमें उसको 20 रुपये में बेचती है प्रोसेस करके। तो इसमें वैल्यू एडिशन कितना का हो गया? 10, ठीक है। लेकिन ये जो 10 रुपये है ना, ये भी वैल्यू एडिशन है। ये व्हीट कौन उगाया? ये व्हीट सपोज करो कि इसमें कोई इनपुट नहीं लगा है, तो ये व्हीट जो उगाया फार्मर ने उगाया, ठीक है। तो ये फार्मर ने जो व्हीट उगाया उसको आईटीसी ने खरीदा, तो इसमें 10 रुपये वैल्यू ऐड कौन कर रहा है? 10 रुपये आईटीसी कर रही है, 10 रुपये फार्मर कर रहा है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 20। यही होता है वैल्यू एडिशन मेथड, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल दिया हुआ है, देखो वैसा ही कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि फार्मर जो है 100 रुपये का, फार्मर जो है 100 रुपया का गेहूँ प्रोड्यूस करता है। सपोज करने बोल रहा है कि कोई इनपुट नहीं लगा है एक टाइम के लिए, सपोज कर लेते हैं 50 रुपया खा गया और 50 रुपया बेकर को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू एडिशन कितना हुआ? वैल्यू एडिशन जो है वो, और 200 रुपये का ब्रेड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे 150 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। यही दिखाया गया है यहाँ पे। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे जीडीपी निकालने के लिए ना, वैल्यू एडिशन बाय बेकर अगर हम लोग देखेंगे तो 150 रुपया भी हम लोग देखें कि 200 रुपया में से, देखो हम लोग अभी देखें ना कि 50 रुपया का व्हीट खरीदा और 150 रुपये का वैल्यू एडिशन करके उसको 200 रुपये बना दिया, ठीक है। तो लेकिन जब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करता है ना, तो भाई 100 रुपये का गेहूँ उगाया था फार्मर, 50 रुपये का गेहूँ बेचा, ठीक है, और 50 रुपये का गेहूँ को आटा पिसवा के खा गया या डायरेक्ट खा गया, ठीक है। तो जो 150, 200 और 50 रुपया, यहाँ पे तो वैल्यू एडिशन जो बेकर था वो 150 रुपये का ही किया ना, तो ये 150 रुपया बेकर ने किया एडिशन, और जो फार्मर ने खाया, फार्मर ने खाया और उगाया, जो बेचा आईटीसी को, तो टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ द कितना हो जाएगा प्रोडक्ट का? 250 रुपया। इसी को वैल्यू एडिशन बोलता है। देखो अगर नहीं समझो तो फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो 50 रुपया, 100 रुपये का गेहूँ उगाया था, 50 कंजम्पशन कर लिया, खा लिया, 50 रुपया बेच दिया। अब इसको आईटीसी खरीद के इसको 150 रुपये का वैल्यू एडिशन करती है और 200 रुपये में बेचती है। तो 200 रुपया तो ये ब्रेड का ये हो गया, ठीक है, 200 रुपया ये ब्रेड का हो गया, लेकिन ये 50 रुपया फार्मर ने भी तो खाया, तो उसको भी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। यही बेसिकली समझाना चाह रहा और कुछ नहीं समझाना चाह रहा। तो देखो इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल व्हीट प्रोड्यूस, तो फाइनल वैल्यू ऑफ व्हीट कितना हो गया? फाइनल वैल्यू ऑफ व्हीट दैट इज 50। फाइनल वैल्यू का बात हो रहा ना, तो 50, और फाइनल वैल्यू ऑफ ब्रेड कितना हो गया? 200, 200 रुपये में बेचा, ठीक है। फाइनल वैल्यू देखो, जो ये फाइनल वैल्यू ऑफ व्हीट क्या है? जो कंजम्पशन किया वो फार्मर जो खाया वो, ठीक है। बाकी तो फाइनल वैल्यू इसमें तो 50 रुपये तो इसमें भी एडेड है ना, समझाए तो अभी 50 रुपये तो एडेड है, ठीक है। तो 50 + 200 ये जीडीपी का डेफिनेशन से इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 250 रुपया हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें क्या है ना, एक्सपेंडिचर मेथड में
जैसे देखो तुम हो हाउस होल्ड सेक्टर, तो क्या सामान खरीदोगे? खाने का सामान खरीदोगे, कंजम्पशन गुड खरीदोगे, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर तो मेनली कैपिटल गुड खरीदेगी। सम टू सब जब कभी कंजम्पशन गुड खरीदेगी, जब कोई गेस्ट होगा कुछ भी आएगा तो ट्रीटेड करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल कंजम्पशन गुड दोनों खरीदेगी, काहे कि उसको तो सर्विसेज भी देना है, सब्सिडी भी देना है, और एफसीआई के थ्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया फूड डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो कंजम्पशन गुड दोनों होगा, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो, एक्सटर्नल सेक्टर भी तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड खरीदती है जो एक्सपोर्ट होता है, ओके। तो वही यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे सी डैश और आई डैश और जी डैश और एक्सपोर्ट यही बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है सी डैश फोर, ये बता दे रहा है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर कितना कंजम्पशन, कौन हाउस होल्ड सेक्टर कितना कर रही है, ये H4 हाउस होल्ड सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है कितना कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड पे खर्चा कर रही है, यही एक्सपेंडिचर बताया गया, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर कितना कर रहा है, ठीक है। तो उसमें से अब देखो हम लोग तो मान लो कि आप यूएस का कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, डेनवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो यूएस का प्रोडक्ट है, तो हम लोग जीडीपी का डेफिनेशन क्या है? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करने के लिए जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन शर्त क्या है कि दैट इज़ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल वैल्यू, तभी तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो सब कुछ कंजम्पशन करते हैं, तो ये सेग्रीगेट थोड़ी कर देते हैं कि ये यूएस वाला की ये डोमेस्टिक वाला की ये, ऐसा तो नहीं करता है ना। तो उसी के लिए हम लोग जो है इम्पोर्ट को यहाँ पे घटा लिए हैं, इम्पोर्ट को हमने घटाया, इम्पोर्ट को घटा दिया, और उसके बाद क्या आ गया फिर एक साथ कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, और एक साथ सब इम्पोर्ट को क्लब कर दिया हमने, और उसी को बोल देते हैं हम लोग किग्जम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ पे देख लो कंजम्पशन इज फॉर हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों करेगी, ठीक है। कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दोनों का, प्राइवेट मोस्टली कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। और प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी तो हम लोग करते हैं भाई, कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो फाइनल वैल्यू जब बोला जा रहा है कि गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी तो हुआ उसमें से, तो एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे ना, और इम्पोर्ट को घटा देंगे, बस खत्म कहानी। यही हो गया जीडीपी और एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट, ठीक है। देखो यही चीज़ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ कि सी आई जी और ऑल एक्सपेंडिचर एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द जीडीपी एंड सी आई जी एक्सपेंडिचर बाई द दिस सेक्टर ऑन डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड गुड्स बोथ, और कुछ नहीं है, सो सिंपल। अब इसी को इलेबोरेट कर दिया गया है कि जीडीपी इज इक्वल टू, देख लो, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब उसी को सब कंजम्पशन को एक साथ क्लब कर दिए हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब आ गया जीडीपी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा था कि क्या इन्वेस्टमेंट 30 के समथिंग में था ना, यही हम लोगों ने देखा था। और 60% हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60% हम लोग जो है कंजम्पशन गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो चाइना जो है ना वो 40% के अराउंड कैपिटल गुड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुआ था हम लोग का, तो हम लोग 95%, मोर देन 90% कंजम्पशन गुड प्रोड्यूस करते थे। यार आज की हालत तो बहुत हद तक के सही है। अब इसको कुछ इसमें है नहीं यार, मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, टोटल इज इक्वल टू कर लो, जीरो कर लो, देख लेना एक बार। उतना समय हम लोग अगर बर्बाद करेंगे तो आगे का वीडियो नहीं बन पाएगा, ओके। तो नाउ वी विल सी द इनकम मेथड। इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड इन द बिगिनिंग एट द सम ऑफ द फाइनल गुड प्रोड्यूस। देखो इनकम यही है ना कि जैसे कि काम कर रहे थे आप, तो एंटरप्रेन्योर वाला बात इसलिए बोले कि बार बार आएगा। तो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेगा, इंटरेस्ट कौन ले रहा था, कैपिटल ले रहा था, कैपिटल ले रहा था, रेंट कौन ले रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, ओके। और वेजेस कौन ले रहा था, लेबर, ठीक है।
तो ये सब को जो मिलेगा उसको जोड़ दोगे तो फिर से जीडीपी आ जाएगा। तो ये इनकम मेथड हो गया और कुछ नहीं है। तो इसमें कन्फ्यूज होने का बात नहीं, यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट अर्न बाय ऑल फर्म्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कैपिटल डिप्लॉयड एंड रेंट रिसीव्ड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, वेज अर्न बाय द ऑल लेबरर्स, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस, यही है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक्सपेंडिचर मेथड देखा, उसके बाद क्या देखा, पहले क्या देखा वैल्यू एडेड, उसके बाद एक्सपेंडिचर, उसके बाद इनकम मेथड। अब हम लोग देखेंगे, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम मिस नहीं करना चाहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द जोग्राफिकल पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ कंट्री। देखो जोग्राफिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेरिटरी में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री बिटवीन टू और टू मोर नेशन। मान लो कि एयर इंडिया दो डिफरेंट कंट्री के बीच में एयरलाइन का सर्विसेज दे रही है, तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस, रिग्स, ये सब आ जाएगा। इंटरनेशनल वाटर में कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी हो रहा है तो जहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट है, अब आप लोग देख लेना एक्सक्लूसिव राइट कहाँ पे है, 200 नॉटिकल माइल्स तक पे है, ये और कम है या ज़्यादा है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्री, एम्बेसीज अगर इंडिया का है तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सब जीडीपी में इंडिया का आएगा। लेकिन अगर जापान और यूएस ये सब का, कनाडा कहीं का एम्बेसीज ये इंडिया में है तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो उसके कंट्री में जाएगा, ठीक है, अपने कंट्री में नहीं आने वाला है, ठीक है। 10 द डोमेस्टिक टेरिटरी मे बी डिफाइंड एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट लोकेटेड अब्रॉड एक्सेट्रा, और कुछ नहीं है यार। अब जीडीपी का कैलकुलेशन मेथड देखते हैं। एनएसओ करता है क्या जीडीपी को कैलकुलेट इंडिया में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक याद रख लेना, एनएसओ करता है। और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों से, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर मतलब कि ये इनकम मेथड से नहीं करता, ठीक है। अंडर वैल्यू एडेड मेथड इट कैलकुलेट्स द वैल्यू एडिशन डन बाय वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनल, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है, प्राइवेट एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बेसिकली हाउस होल्ड, अभी हमने दिखाया था 60%, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये दिया हुआ 12%, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट इज 32%। वहाँ पे हालांकि डेटा में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, 32% एंड नेट ऑफ एक्सपोर्ट इज -4%, मतलब कि ये ट्रेड डिफिसिट को दिखाया गया है, नेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके ये यहाँ पे हो गया। जीडीपी ऑफ इंडिया देखिए लिए, जीडीपी ऑफ इंडिया कैसे कैलकुलेट होगा, जीडीपी ऑफ इंडिया कैलकुलेट होगा ऑल जीएसडीपी, मतलब बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सबको, ठीक है, प्लस आउटपुट फ्रॉम सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, रेलवे, डिफेंस, सेंट्रल हाईवेज एक्सेट्रा, प्लस एम्बेसीज बताया हमने, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाई रेसिडेंट ऑफ कंट्री। बताओ भाई, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि जीडीपी के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी, एनएनपी, सॉरी जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद क्या देखेंगे जीडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। देखो जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग हमको बताओगे कि जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा, क्या इंडिया के लोग एब्रोड में ज़्यादा काम करके फैक्टर इनकम ज़्यादा जनरेट कर रहा है या एब्रोड वाले हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं ज़्यादा। तो जीडीपी बड़ा होगा कि जीएनपी ज़्यादा होगा, मैं बता दूंगा, तब तक सोचते रहो, ठीक है। तो अब जीएनपी का मतलब यही था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दोगे। क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे रेसिडेंट हैं वो बाहर में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और फैक्टर इनकम अर्नड बाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि बाकी जो फैक्टर है जो अर्न किया जा रहा है
वो डोमेस्टिक टेरिटरी से उसको माइनस कर देंगे और अपना वाला को प्लस कर देंगे, जो हमारे यहाँ के बाहर में कर रहे हैं, फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यही होता है जीएनपी, दैट्स ऑल। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, एनएनपी। थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि जीएनपी में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कोई भी ग्रॉस चीज़ हो उसका, उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हो जाएगा एनएनपी। तो ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन, देखो हमने माइनस किया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एनएनपी आ गया। ठीक है, इसको हम लोग नेट नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अब ये जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस, और फिर सोचोगे कि फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो देखो मार्केट प्राइस में से ना, मार्केट प्राइस में से देखो कोई भी चीज़, मान लो कि तुम कुछ अर्न किए, तो अर्न किए तो एक सर्टेन लेवल के बाद तुम पे टैक्सेस लगती है। ठीक है, टैक्सेस लगती है, तो टैक्स को क्या कर देंगे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, टैक्सेस माइनस सब्सिडी, सॉरी, टैक्स को प्लस कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। ठीक है, वो आगे दिया होगा, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो यही होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो सब्सिडी है उसमें से एक कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ये जीएनपी हो गया। ग्रॉस जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन नेट हो गया। ठीक है, तो उसको रट लो कि डिप्रिसिएशन जहाँ पे होगा वो एनएनपी होगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, अब जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर दिया तो नेट नेशनल फैक्टर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो मार्केट पर अभी बताया कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट सॉरी, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस यही जोड़ देंगे और माइनस सब्सिडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, तो यही होगा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में जो फैक्टर अभी हम लोग बताया, फैक्टर क्या क्या है, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा। ठीक है, उसमें से अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है तो उसको प्लस कर देंगे, और सब्सिडी दे रही है तो माइनस कर देंगे, वही होता है मार्केट प्राइस। सो सिंपल, और इसमें कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस, यही समझाया गया यहाँ पे। तो जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस में कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एक बार समझने के लिए समझ लेते हैं। तो देखो जैसे कि फार्मर, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फार्मर 100 रुपये का एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या है, जीवीए बाई आईटीसी, तो जीवीए बाई आईटीसी 100 रुपये इसको घटा दिया जाए, क्योंकि ये तो फार्मर वाला था, तो कितना आ गया 400। अब जीवीए बाई रेस्टोरेंट, मतलब ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, फार्मर ने 100 रुपये का गेहूँ किया था, वही वाला एग्जाम्पल को लिंक करके सर ने बताया है। उसमें आईटीसी ने क्या किया, 400 का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, तो कितना हो गया 500। ठीक है, अब रेस्टोरेंट 500 का जो है ब्रेड को, उस 500 का आटा है, हाँ सॉरी, 500 का आटा आशीर्वाद का आटा बना, उस आटा को खरीद के रेस्टोरेंट जो है उसको 1000 में बेच रही है। मतलब कि रेस्टोरेंट कितना का वैल्यू एडिशन, 500 का, आईटीसी कितना का, 400 का, फार्मर कितना का, 100 रुपये का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब उसी चीज़ को समझाया गया है यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। आईटीसी कितना का की, 400 का। ठीक है, रेस्टोरेंट कितना का की, 500 का। तो जीबी एट फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइस कितना हो गया, 1000 टोटल ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, जो जीडीपी हम लोग पढ़ रहे थे ना वैल्यू एडिशन मेथड से, वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कितना हो गया, 100 रुपया। तो जीडीपी हम अभी बताया ना कि अगर जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस जीवीए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करके, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस, ये प्लस में है, ठीक है, माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू, मान लो कि 100 रुपया बच जा रहा है। ठीक है, मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 रुपया, भाई ऐसे समझ लो ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, 200 रुपया है। ठीक है, और सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट 100 रुपया की, तो भाई 100 रुपया तो बच ही है ना, 100 रुपया पॉजिटिव होगा ना, तो इसी को जोड़ दो किसमें, जो जीवीए फैक्टर कॉस्ट ऑफ बेसिक प्राइस था। देखो
100 प्लस 100 आ गया ना मार्केट प्राइस 1100। कुछ नहीं है, मार्केट देखो जो बेसिक प्राइस है फैक्टर कॉस्ट पे है भाई, इसमें सिंपल सा जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है उसको जोड़ना है, और सब्सिडी जो छूट दे रही है उसको जो है माइनस कर देना है, और कुछ नहीं है। देखो यही लिखा हुआ होगा यहाँ पे कि एक्चुअली देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जीवीए बेसिक प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। जीवीए बेसिक प्राइस क्या होता है कि जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन पे भी तो कुछ टैक्स लगता है, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या है, जीवीए बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो भी कुछ टैक्स लगता है ना, उसके बाद प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी मान लिया हमने, तो यही है। तो उसी के एग्जाम्पल के लिए दिया गया, लैंड रेवेन्यू एक तरह का प्रोडक्शन टैक्स है, चावल उवल उगाओगे, गेहूँ उगाओगे तो लैंड रेवेन्यू तो देना ही पड़ता है ना, प्रोडक्शन टैक्स है। और रेलवे सब्सिडीज एक तरह का काइंड ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडी है, ठीक है। और प्रोडक्ट टैक्स तो पता ही है। अब प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू अदर पैरामीटर, सो वी कैन इग्नोर इट हेंस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, ठीक है। तो जीबीए बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीबीए फैक्टर कॉस्ट, यही करती है फाइनली। तो इतना कुछ समझ में आ रहा है तो वो देख लो, ऐसा समझ में आ ही गया है, सिंपल भाषा में समझा दी, तो और कुछ इसमें समझने का है नहीं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइन है, इसको हम लोग बताते रहे। देखो 2015 से ना जीडीपी जो कैलकुलेट करती है एनएसओ, वो मार्केट प्राइस पे करती है, ठीक है। पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था, तो वो ये जो है वो अब मार्केट प्राइस पे 2015 ऑनवर्ड्स, ये याद कर लेना है, सच इंपॉर्टेंट है, रट ही लेना है, ठीक है। ये मार्केट प्राइस पे होती है, 2015 से कैलकुलेट करता है, रेदर देन फैक्टर कॉस्ट पढ़ी थी हम, ठीक है। सिमिलरली एनडीपी कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, हाँ नेशनल डेट अभी बताया, डिप्रिसिएशन माइनस करके वो भी उसी पे करेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा जीडीपी, और क्या क्या है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। कैन एनीवन से कितना जीडीपी है हम लोग का, नॉमिनल जीडीपी, देखो जीडीपी हम लोग का है 295 लाख करोड़, नॉमिनल है, ठीक है। और अभी हमने बताया था आपको, इसीलिए मैं इसको खोल लिया, क्योंकि हमने पूछा था कि जीएनपी बड़ा होगा कि जीडीपी बड़ा होगा। जीएनपी देखो 291 लाख करोड़, आप लोग सोच रहे होगे कि जीएनपी बड़ा होगा क्योंकि इंडिया के लोग बाहर जाके ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो 291 लाख करोड़ इज़ द जीएनपी, यानी कि जीडीपी जो है वो बड़ा है जीएनपी से, ठीक है। मतलब हम लोग का धन उस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है ना कि जब भी ये देखते हैं, ये नॉमिनल प्राइस है, जो मोदी जी बोलते थे कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है 2025 तक के, दैट वाज द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी है 174 लाख करोड़, देखो यहाँ पे दिया 174 लाख करोड़, ठीक है, 174 लाख करोड़, ठीक है। बेस ईयर कौन सा है, आप लोग बताओगे हमको, बेस ईयर इज 2011-12, ठीक है। तो उसको भी 2015 में चेंज किया गया था, ठीक है। 2011-12 इज बेस ईयर, ठीक है। और ग्रोथ कितना है, ग्रोथ इज, देखो इकोनॉमी ग्रोथ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी का पिछले साल का ग्रोथ इज 8.2, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ पे इतना ग्रोथ क्यों दिख रहा है यार, देखो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, ये ग्रोथ बेस इफेक्ट के कारण दिख रहा है, क्योंकि बेस यहाँ पे कम है, ठीक है। और इससे सीधे यहाँ पे पहुँच जाना इस बहुत बहुत मतलब इसको बेस से इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी देखा हम लोग क्या, जीडीपी कितना है 295 लाख करोड़, और क्या ये जीएनपी कितना है 291 लाख करोड़, और ये कितना है जीडीपी एट कांस्टेंट, मतलब रियल जीडीपी, ठीक है। तो 174 लाख करोड़, ठीक है। और पिछले साल कितना था 161 लाख करोड़, ठीक है, जो 2022-23 में 161 लाख करोड़ था, ठीक है। अभी का कितना है 2022-23 का 174 लाख करोड़, ठीक है। और इसमें अच्छा देखो, जब भी हम लोग ग्रोथ का बात करते हैं ना, तो ग्रोथ हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ का बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे जनरली टर्म जब बताते हैं कि हमारा जीडीपी कितना है, तो नॉमिनल में कैलकुलेट करता है। देखो नॉमिनल अभी हम लोग आगे देखेंगे कल का लेक्चर में कि नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस होता है। देखो नॉमिनल जो होता है ना, रियल प्लस इन्फ्लेशन,
यही होता है नॉमिनल। कल इसको हम अच्छे से समझाएंगे जब हम लोग देखेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेक्चर को ब्रेक देंगे। ये कल शॉर्ट ही लेक्चर रहेगा। पोटेंशियल जीडीपी किसको बोलते हैं, दोबारा गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एक्सचेंज रेट क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको जल्दी से ही समझा दूँगा। जीडीपी, वेलफेयर, ह्यूमन कैपिटल, वर्ल्ड बैंक, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस एंड द लास्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। एज फार आवर एग्जाम इज कंसर्न, द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई हमने सोचा कि इसको कर लिया जाए। तो चलो पढ़ते हैं। द रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज़ द बेस इफेक्ट? देखो अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, अब इसके बेसिस पे आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे वीडियो को पॉज करके। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रास्टिक डिफिशियंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। ऐसा फेलियर ऑफ क्रॉप्स के कारण बेस इफेक्ट हो जाता है क्या? ऐसा कुछ देखा था हम लोगों ने? नहीं। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड, फिर से बोलते हैं, देखो कितना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और ड्रास्टिक डिफिशियंसी कितना एक्सट्रीम वर्ड है, यही मैं आप लोग को सिखाता हूँ। उसके बाद इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। अब बताओ, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द on the calculation of inflation rate. Option D is none of the above. None of the above. A, B, C given statement in this statement is incorrect. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है हम लोग को कि अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन। देखा ना हम लोगों ने किसे 9.2% की तरफ इन्फ्लेशन वहाँ पे भाग गया था। ठीक, तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो सिंपल। नाउ ए क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? इन एन इकोनॉमी इन विच द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड। ऐसा तो हम लोग अभी कभी नहीं देखे थे। डिफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस नहीं। क्लोज इकोनॉमी में ओनली एक्सपोर्ट टेक्स, ओनली जहाँ दिखेगा वहाँ पे फिर से एक बार सोचना है। हाँ, नाइदर, ऑप्शन डी देखो, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही से बताओ, कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए? तो हियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो क्लोज इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि ना नहीं एक्सपोर्ट होगा, ना एक्सपोर्ट और ना इम्पोर्ट, उसी को क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। अब रिकॉल करोगे कि मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते थे? ठीक है, लेजर इकोनॉमी किसको बोलते थे? कमांड इकोनॉमी किसको बोलते थे? ठीक है। Now we will move to question number 3. In the context of Indian economy, consider the following statement. The growth rate of GDP has देखो जैसा ही ऐसा बढ़ा है ना, steadily increased in the last 5 years. ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। The second option is the growth rate in sorry per capita income has steadily increased in the last 5 years. जहाँ पे steadily दिखे ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, कभी ना कभी तो कमा होगा यार, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेज आए होंगे। तो द बोथ स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, हेंस आंसर विल बी डी। अब चलो ऑप्शन 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंट्री एक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स में बताया जा रहा है विल नेसेसरी हैव टू अकर, नेसेसरी होना ही पड़ेगा अगर देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। भाई वर्ल्ड का इकोनॉमी में प्रोग्रेस होगा तो मेरा कंट्री का क्या फ़ायदा? मतलब ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। देयर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई पॉपुलेशन तो इतना ग्रोथ हो गया इंडिया का, तो आज तक के तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उसके कारण तो नहीं हुआ कभी। तो देयर इज़ ए कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी, चलो ये थोड़ा सा लग रहा है हाँ होना चाहिए, होगा ही। ऑप्शन डी, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं। तो सबसे सस्टेनेबल और सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है? देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर?
तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है? नहीं भाई। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर लेके आता है? नहीं भाई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग लेके आता है? नहीं, ये लेके आता है लेबर ब्यूरो। ठीक, आगे 10 तक के कर लेते हैं, फिर आगे कल देखा जाएगा। सॉरी, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कॉनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। देखो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन कल देख लेंगे इसको, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके। क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कॉनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चर आउटपुट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप विथ द इंडस्ट्रियल आउटपुट, दोनों स्टेटमेंट वैसा ही कुछ लग रहा है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इम्पोर्ट्स ग्रोथ फास्टर। आप ही बताओगे इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? तो पॉवर्टी और अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते रहेगा तो इंक्रीज इन पर कैपिटा GNP। देखो पर कैपिटा GNP क्या होता है ना, तो जितना भी GDP या GNP है ना, डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन है। तो जो फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमी हमने बताया था, फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमी सबको इक्वली तो नहीं मिल रहा है ना। अब इंडिया में जो मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, वो जिनके हाथ में बहुत सारा धन है, वो कितना ही होंगे, 8 से 10% वेल्थ। और सबसे ज़्यादा तो वेल्थ किसके पास है? तो 2-3%, 4% पॉपुलेशन के पास है सबसे ज़्यादा वेल्थ। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कॉनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तभी तो। यस, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू वीक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशनरी। मान लो कि आप कहीं के DM हो, कलेक्टर हो, तो उसके वजह से क्या मतलब ये हाई सेविंग ऑफ इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो उसके कारण जो है कैपिटल जो है वो नहीं रिजल्ट हो पा रहा है सिग्निफिकेंट आउटपुट में, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट में नहीं। इलिटरेसी के कारण हो रहा है? नहीं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण नहीं हो रहा है? नहीं। तो ये किसके कारण होगा? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक बार मैं समझा दूँ कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। मान लो कि 5 रुपया का कैपिटल लगा के 1 रुपया का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, 5 रुपया का कैपिटल लगा के 1 रुपया का आउटपुट मिल रहा है। अगर 6 रुपया का कैपिटल लगा के 1 रुपया का आउटपुट मिले, ठीक है, तो कौन सा वाला सही होगा? ये 5 रुपया का वाला कि 6 रुपया वाला? 5 रुपया वाला सही होगा ना भाई, कम पैसा लगा के मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है इसमें, ड्यू टू द हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कल समझाएंगे कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। एक्चुअली ना आज यहीं तक के देखते हैं, मैं बता तो दूंगा लेकिन कंफ्यूज कर जाओगे। सो लेट्स वी विल मीट टुमारो, एंड tomorrow will be the important topics of nominal exchange rate, real effective exchange rate, nominal effective exchange rate, PPP देखेंगे हम लोग, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। कल का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा, 40 to 45 मिनट्स का। तो आप लोग हमको बताएंगे कि आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ जाते जाते आप लोग हमको बताओगे कि बिहार का जो GDP है वो कितना है। ओके, ऐसे मैं कल बता दूँगा। ओके, थैंक यू अगेन।